करेंगे तो 0.2 लेमडा है तो मीटर, यानी 0.2 मीटर क्या हो रही है, लेमडा का मान आ रहा है, यानी एक तरंग दैर्ध्य का मान आ रहा है, यानी दो श्रृंगों अथवा दो गर्तों की जो बीच की दूरी है ये लेमडा, इसका मान आया 0.2। तो ऐसे इसमें कई हैं, वो भी कितनी है, m है, तो m की वैल्यू कितनी है, तो लेमडा का मान यहाँ पे रख के इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए m का मान ज्ञात करते हैं। तो m बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे में लेमडा का मान कितना है 0.2, तो 0.2 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए, तो m बराबर कितना आ जाएगा, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे 10 से गुणा करेंगे, एक स्थान पे है तो ऊपर हो जाएगा 4000 बटा में 2, इसको कटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2000 संख्या है लेमडा की, यानी 2000 रहेगा m का मान, तो इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 400 मीटर। कब, जब एक लेमडा का मान कितना हो 0.2 हो तब। जैसे देख लीजिए यहीं पे 2000 है ना, 2000, एक m का मान कितना है 2000 और लेमडा का मान कितना है 0.2, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक स्थान पे दशमलव काट देगा, 2 दूना के 400 आ जाएगा ना, यानी वही पूरी लेंथ दे दिया है। यदि m का मान 2000 है और एक तरंग दैर्ध्य 0.2 की है तो पूरी तरंग की लंबाई कितनी हो जाएगी 400 मीटर, जो कि आपके क्वेश्चन में दे रखा था। इतना क्लियर है। तो चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, उसमें से ऑप्शन मिलाइए कौन सा सही है। 45 का ऑप्शन नंबर सी 2000 आया है ना, यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है हम लोग का करेक्ट है। इतना क्लियर है। 45 का ऑप्शन नंबर सी। तो इतना सबको समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 46 नंबर सवाल की तरफ। तो नोट करिएगा इसे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि एडिटिंग के बाद लगाया गया है तो हमें नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बुक से पढ़ रहा हूँ, सुनिए। कह रहा है 46 नंबर कि एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है और उसकी प्रतिध्वनि 5 सेकेंड पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड हो तो चट्टान व मनुष्य के बीच की दूरी होगी। देखिए प्रतिध्वनि से है तो आपको प्रतिध्वनि का फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो होता है t बराबर क्या होता है 2d/v होता है, 2d/v होता है। t क्या होता है, तो ध्वनि को जाकर और फिर वापस आने में, यानी जो प्रतिध्वनि की समय है सुनाई देने की वो है t, और d क्या है, तो परावर्तक पृष्ठ और मनुष्य श्रोता और परावर्तक पृष्ठ के बीच की दूरी है, जो कि यही हम लोग को पूछ रहा है, श्रोता व परावर्तक के बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी है, यही हमसे पूछ रहा है। एक मनुष्य है जो ताली बजा रहा है वो श्रोता हो गया, और चट्टान होगी परावर्तक पृष्ठ, ठीक है। उससे ताली की आवाज क्या हो रही है, रिटर्न आके, और उसे कितने समय बाद सुनाई दे रही है, तो 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रही है। तो पूछ रहा है, और v का मान दिया है कितना 346 मीटर पर सेकेंड रखिए, तो d का मान पूछ रहा है। ये वैल्यू भी दे दिया, ये वैल्यू भी दे दिया, इसको पूछ रहा है तो इसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसका त्रिय गुणा करेंगे तो 2d/, क्या होगा v × t होगा, और d बराबर क्या हो जाएगा v × t/2। इसी में मान रखिए और d का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए v बराबर कितना रखना है 346 ही रखना है ना, हाँ। और t का मान कितना दिया है 5 सेकेंड दिया है ना, देख लीजिए भाई, हाँ 5 सेकेंड, 5/2। इतना क्लियर है। इसको कटा दीजिए, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 7 14, कट गया, 2 3 6 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 5 3 15, 1 5 7 35, 1 36, 3 5 1 5 3 8, 865, और डी का मात्रक मीटर, डी का मात्रक मीटर। तो ये जो हो गई दूरी है, जो ये किसके किसके बीच की दूरी है, तो श्रोता और परावर्तक पृष्ठ। श्रोता कौन है, मनुष्य है, और परावर्तक पृष्ठ क्या है, चट्टान है। यानी वो ताली बजा रहा है तो उस ताली की जो आवाज है 5 सेकेंड बाद सुनाई दे रही है, और वहां पे उस ध्वनि की चाल 346 मीटर पर सेकेंड है। तो जो ताली बजा रहा है मनुष्य, उससे और जहां से ध्वनि टकरा के वापस आ रही है उसके बीच की दूरी कितनी है 865 मीटर। ये आप लोग सूत्र को याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये प्रतिध्वनि जहां भी आपको जिक्र कर दे क्वेश्चन में कि प्रतिध्वनि इतने सेकंड बाद सुनाई देती है, या प्रतिध्वनि नाम ले ले, तो इस फार्मूले को आपको याद आना चाहिए, ठीक ना।
तो कितनी आ गया 865 मीटर। तो ऑप्शन चूज कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो क्या है 46 का ऑप्शन नंबर 865 मीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है मैच कर रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चन, समझ पा रहे हैं कैसे लगा है? ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं 47 नंबर सवाल की तरफ। तो नोट करिएगा इसे और देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए पढ़िए सब लोग, देखिए स्क्रीन पे कह रहा है कि वह ताप जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना होता है। यानी वह ताप जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना होता है उसका कितना होना चाहिए, 1.5 गुना होना चाहिए, यानी 1.5 गुना होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा जो ध्वनि का वेग होता है वो प्रोपोर्शनल होता है, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ताप के वर्गमूल के, ताप के वर्गमूल के। तो मान लेते हैं जो v है वो ताप के वर्गमूल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी हम लोग दो वेग लेते हैं, जैसे v1 व v2 लेते हैं, तो ताप भी क्या होगा t1 व t2 होगा। तो इनके बीच जो संबंध आएगा वो v1 अपान v2 बराबर करनी में t1 अपान t2। मैंने पहले भी बता चुका है कि जो जब समान मतलब समानुपात होता है, तो यदि दो लेंगे, दो वैसी चीजें लेंगे, जैसे यही ध्वनि का वेग था तो दो ध्वनि का वेग लेंगे v1 और v2 और ताप t1 और t2, तो उसमें जो रिलेशन आएगा v1 अपान v2 बराबर t1 अपान t2, यानी सिमिलर आएगा v1 अपान v2 t1 अपान t2। यही यदि प्रोपोर्शन व्युत्क्रमानुपाती होता है तो क्या हो जाता है t2 अपान t1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा t2 अपान t1, जो कि हम लोग गुरुत्वाकर्षण पे कर रहे थे ना कि पृथ्वी से दूसरे ग्रह पे ले जाने पे इतना हो जा रहा है, तो वहां पे निकाल रहे थे आवर्त काल, ठीक ना। t1 अपान t2 बराबर g2 अपान g1 हो जा रहा था। क्यों? क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती में ऐसे बहुत ही आसान होता है कि v1 अपान v2 बराबर t1 अपान t2 हो जाएगा समानुपाती के लिए, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए यही जो वैल्यू है इधर वाली इसको पलट देते हैं, या इस वाली वैल्यू को पलटिए या इस वैल्यू को पलटिए, तो पलट देते हैं इधर वाली को। ठीक है, अब इसी पे मान रख देते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि जो ताप है, जैसे v1 मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे है जो ध्वनि का वेग, तो जो दूसरा जब ताप बढ़ा रहे हैं तो उस पर कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, तो 1.5 गुना हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 1.5 गुना। यानी जो पहला ताप है हम लोग का, यानी जो t1 है वो कितना है, वो कितना है 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो उस पे ध्वनि का वेग जो भी हो वो है। फिर कह रहा है कि यदि T2 ताप मतलब कितना, इसी T2 को पूछ रहा है कि कितना ताप होगा कि ध्वनि का वेग 1.5 गुना हो जाएगा, ध्वनि का वेग 1.5 गुना हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं इस सवाल को। देखिए यदि यहाँ पे 0 रखे तो ये 0 हो जाएगी वैल्यू, तो इसका मान नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पे हम लोग केल्विन में पहले रख लेते हैं, यहाँ पे ताप को केल्विन में रखने के लिए क्या करना पड़ता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा जाता है, तो वो किस में आता है, केल्विन में आता है। इतना क्लियर है? तो हम लोग भी पहले ताप को 0 नहीं रखेंगे, जो T1 है उसको 0 रखेंगे तो वो करने वाला मान टोटल 0 हो जाएगा, तो सब 0 आ जाएगा। T2 का मान निकल ही नहीं पाएगा, 0 हो जा रहा है तो निकल ही नहीं पाएगा। तो इसलिए हम लोग उसको पहले केल्विन में चेंज करेंगे, केल्विन में ताप को निकाल कर अब पुनः डिग्री सेल्सियस में उसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? तो 273 घटा देंगे। तो चलिए दिया है हम लोग का क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे ध्वनि का वेग इतना, मतलब ध्वनि का वेग जो है वो कितने ताप पे उसका 1.5 गुना हो जाएगा। यही पूछ रहा है ना, 1.5 गुना हो जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले तो ये हो गया हम लोग का, किसी का वैल्यू दिया है हम लोग को, नहीं ना, नहीं दिया है। तो चलिए भाई हम लोग जो बताएं उसी के अनुसार सॉल्व करते हैं। तो देखिए जो V1 है इसको मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे कितना है, V0 है, या कुछ भी मान लीजिए, यहाँ पे V मान लीजिए या V0 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। चलिए मैं V मान ले रहा हूँ। फिर कह रहा है कि जो V2 है ये V के 1.5 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 V हो जाएगा। कब भाई? तो जब उसका ताप कितना हो जाएगा तब, कितना गुना होगा तब। तो मान लीजिए पहला ताप 0 था, T1 0 था, लेकिन ये 0 रखेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, नहीं निकल पाएगी T2 का मान। तो इसमें 273 ऐड कर देते हैं, मतलब हम लोग इसको केल्विन में चेंज कर देते हैं। ठीक,
अब बटा में T2, इसी की वैल्यू निकालना है। ठीक, तो यहाँ से ये कट जाएगा, ऊपर बचा 1/1.5, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 होगा, नीचे 15 हो जाएगा, अब बराबर ये हो जाएगा 273 अब बटा में T2। समझ पा रहे हैं आप लोग? देख लीजिए, ये हम लोग का फार्मूला था, कह रहा था कि 0 डिग्री सेल्सियस पे ताप, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो वेग है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वेग हम लोगों ने मान लिया है, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे वेग कितना है, v है, ये हम लोगों ने क्या किया है, मान लिया है। अब फिर कह रहा है कि किस ताप पे, यानी T2 ताप पे, पहला T1 क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे T1 भी दे दिया है कितना 0 डिग्री सेल्सियस। तो पूछ रहा है कितने ताप पे, यानी T2 का मान पूछ रहा है कि जो ध्वनि का वेग है, यानी जो वेग है 0 डिग्री सेल्सियस से v वेग है, तो वो कितनी हो जाए, मतलब जो v2 हो जाए वो कितनी हो जाए, 1.5 गुनी हो जाए, पहले की 1.5 गुनी, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे v है तो उसकी 1.5 गुनी हो जाए, वहीं रखे हैं सेम। ठीक है, अब समझ पाए आप लोग? तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। इसको कटाएंगे तो 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये कितना हो गया 273 बटे में T2। वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 बटा 3 तिली के 9, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और इधर से वर्गमूल इसका वर्ग करेंगे यानी स्क्वायर करेंगे तो करनी हट जाती है। जैसे करनी में 3 गुणा करते हैं तो 3 हो जाता है ना, स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा, तो करनी में 273 बटा T2 करनी में 273 बटा T2, तो करनी हट जाएगी। तो क्या हो गया 273 बटा में T2। अब यहाँ से T2 का मान आसानी से निकाल सकते हैं, T2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 273 गुणे 9 बटे में 4, 273 गुणे 9 बटा में 4, इसको सॉल्व करिए, कैलकुलेट करिए, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। 273 गुणे 9 बटा में 4 आपका आ जाएगा 614.25, कितना आ जाएगा 614.25। ये रहा आपका T2 का मान। ये किस में आया है भाई, केल्विन में आया है। किस में आया है, केल्विन में आया है, लेकिन हम लोग को ताप किस में चाहिए, डिग्री सेल्सियस में चाहिए। देखिए इतना मान नहीं दिया है ऑप्शन में भी, हम लोग को 0 डिग्री सेल्सियस पे भी था, कह रहे कितने ताप पे उसका जो वेग है 1.5 गुना हो जाएगा। तो हमने निकाला T2 का मान कितना 614.25 केल्विन। तो अब इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे, तो डिग्री सेल्सियस में जो ताप होगा 614.25 माइनस 273, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 2.5 होगा, 0.25, तो वो सही रहेगा। 4 में से 3 गया 1, यहाँ बचा यहाँ 1 है, 7 में से माइनस नहीं होगा तो 11 में से 7 गया 4, यहाँ पे 5 में से 2 गया 3, 341.25 डिग्री सेल्सियस ताप आ गया आपका किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो चलिए अब ऑप्शन की बात करते हैं। तो ऑप्शन देखिए आप लोग कौन सा सही है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोगों को कहना नहीं है, ठीक ना। ऑप्शन मिलाइए, कौन सा है 47 है ना, 341.25 341.25 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी, ये डिग्री सेल्सियस, इसी को देखिए सी आ गया, तो आप लोग का ऑप्शन भी कौन सा हो गया, सी ही करेक्ट हो गया, ठीक ना। बहुत सोचा कि भाई डिग्री सेल्सियस में है, सी में है, तो हम भी भाई सी ऑप्शन को ही दे देते हैं। तो चलिए इसमें इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही मैच कर गया, हम लोग को ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। तो आपको समझ में आया है सारा प्रोसेस कैसे हल किया गया है। यदि समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करिएगा और अच्छे तरह से समझाने की कोशिश करेंगे। चलिए नोट करिए, बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन प्रेजेंट हुआ है आपके स्क्रीन पे, देखिए उसको मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में कौन सी तरंगे मनुष्य को नहीं सुनाई देती हैं, मनुष्य को सुनाई नहीं देती हैं। देखिए जब पढ़ाया गया होगा तो ध्वनि तरंगों को आवृत्ति के अनुसार बांटा गया था 3 भागों में, श्रव्य तरंगे, प्राश्रव्य तरंगे और अपश्रव्य तरंगे। तो उसमें बताया गया था जो श्रव्य तरंगे होती हैं वो सुनी जा सकती हैं, श्रव्य यानी सुनना ही होता है। तो श्रव्य तरंगों की लेंथ बताई गई थी कि इतने हर्ट्ज से इतने हर्ट्ज के बीच होंगी, तो वो हम लोग को सुनाई देंगी। तो वो जो श्रव्य तरंगे थी यानी जो सुनाई देने वाली तरंगे थी, उनकी आवृत्ति कितने के बीच होनी चाहिए, तो 20 हर्ट्ज से लेके
अब 20,000 हर्ट्ज के बीच होना चाहिए। यही हम लोगों ने पढ़ा था ना कि इस रेंज के बीच में होना चाहिए। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जितनी भी आवृत्ति होंगी ध्वनि तरंगे, जितनी भी ध्वनि तरंगे की आवृत्ति इनके बीच आएगी, उसको हम लोग सुन सकते हैं। मनुष्य की बात कर रहे हैं, हम लोग सुन सकते हैं, सिर्फ मनुष्य, ठीक है। कुत्ते भी सुन सकते हैं, मतलब मनुष्य की बात कर रहे हैं तो मतलब मनुष्य सुन सकते हैं, और भी जानवर सुन सकते हैं, और भी जितने एनिमल है इस प्लेनेट पे वो सब लोग सुन सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि कौन किस तरंगों की आवृत्तियों को मनुष्य सुन नहीं सकता है। तो देखिए भाई, इसके बीच जो आएगा उसको तो मनुष्य सुनेगा, और इसके बीच जो नहीं आएगा उसको नहीं सुनेगा। तो चलिए ऑप्शन देखिए आप लोग स्क्रीन पे। कह रहा है ए 15 हर्ट्ज, बी कह रहा है कि 250 हर्ट्ज, सी कह रहा है 1000 हर्ट्ज, और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज के बीच कौन आ रहा है? तो 20,000 के और 20,000 हर्ट्ज के बीच 15 आएगा ना, 15 हर्ट्ज इसके बीच आएगा ना, नहीं आएगा। 250 हर्ट्ज आएगा, 1000 हर्ट्ज आएगा, इनमें से कोई को तो गोली मारिए। तो बचा हम लोग को 15 हर्ट्ज, जो कि 15 हर्ट्ज 20,000 हर्ट्ज के बाद लेना है। 15 हर्ट्ज 20 से कम ही है, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, इस वाली ध्वनि, इस तरंग की, इस आवृत्ति वाली जो ध्वनि तरंग है, इसको मनुष्य नहीं सुनेगा, नहीं सुन पाएगा, ठीक है। और कोई जानवर सुन सकता है, जैसे कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम जो होती है ना अपसरब तरंगे, उनको कुत्ते सुनते हैं सब। तो चलिए ये हो गया हम लोग का क्या, ए ऑप्शन है सही है। इसी वाली जो ए है कितना, 15 हर्ट्ज, इसी आवृत्ति की जो ध्वनि होंगी उसको मनुष्य हम लोग को मनुष्य या हम लोग नहीं सुन पाएंगे, ठीक है। मनुष्य यानी हम ही लोग ना नहीं सुन पाएंगे। तो ये क्लियर है, ये तो ऑप्शनल था। चलिए इसी पे देख लेते हैं 49 नंबर सवाल। 49 नंबर, तो 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब देखिए कह रहा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, ध्वनि का एक वेग अधिकतम होता है बताया गया है। एकदम आप लोग मार सकते हैं, 100% मार सकते हैं। 100% क्या, 100 से भी अधिक। जल में होगा, हवा में होगा, स्टील में होगा, या निर्वात में होगा? निर्वात में होगा ना, ध्वनि की चाल निर्वात में सबसे अधिक होगी ना भाई। वहां पे तो ध्वनि होती नहीं है, सुनाई ही नहीं देगी। पास पास से भी बोलेंगे तो सुनाई ही नहीं देगी। तो वहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि इसका मान इतना अधिक होगा। देखिए बताया होगा कि जो ध्वनि का वेग होता है जल में कम होता है, अरे सॉरी गैस में कम होता है, उससे ज्यादा गैस में होता है, अरे हवा जल में होता है। क्या हवा जल आ रहा है यार। तो आप लोग को बताया होगा कि जो ध्वनि का वेग होता है क्या होता है, गैस में कम होता है, उससे ज्यादा किस में होता है, तो जल में, और सबसे ज्यादा किस में होता है, तो ठोस में। किस में होता है, ठोस में। यानी ठोस में सबसे ज्यादा, उससे कम जल में, और जल से कम गैस में। ये होती है ध्वनि की चाल है। तो कह रहा है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है जल में नहीं, हवा में नहीं, स्टील में। स्टील क्या हम लोग का ठोस पदार्थ है, यानी स्टील में तो हाँ। निर्वात में तो ध्वनि सुनाई ही नहीं देती है। तो हम लोग का जो 49 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो गया, सी, स्टील। सी ऑप्शन नंबर सी है ना। देखिए स्टील में, और स्टील क्या है, ठोस है। ये ठोस पदार्थ है, इसलिए जो ठोसों में होती है ध्वनि की मान, ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो इसलिए जो हम लोग का ऑप्शन है स्टील, वो क्या है, करेक्ट आंसर है। यानी ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया सबको। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। अगर सॉल्व हो जाएगा इसी पे तो कर देंगे। सुनिएगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं पढ़ रहा हूँ। 1 सेकेंड लोलक एक ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है जहां जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड के स्थान पर 4.36 मीटर पर सेकेंड है, तो लोलक का आवर्तकाल होगा। देखिए क्या कह रहा है, 50 नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा रिपीट कर चुके हम लोगों ने 2 क्वेश्चन, ठीक ना। 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का क्वेश्चन, और कौन सा था भाई, पृथ्वी से ले जा रहे थे 33 नंबर क्वेश्चन। यानी 15 और 33 नंबर सेम रिपीट है यही, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कुछ और दिया है। वहाँ पे इतना गुना दिया था और यहाँ पे दे दिया है क्या, कि इतना से इतना के स्थान पे इतना के स्थान पे इतना हो जा रहा है। तो लोलक का आवर्तकाल पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक ना। क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसको मिटा दे रहे हैं। उस सवाल को सॉल्व करते समय
यानी 50 नंबर के सवाल को सॉल्व करते समय हम लोगों ने निकाला था क्या कि T1/T2, जैसे पिछले क्वेश्चन में निकाले थे ना V का मान V1/V2 बराबर T1/T2, वो समानुपाती था तो V1/V2 बराबर T1/T2 निकला था। लेकिन यहाँ पे जो T होता है, यानी यहाँ पे जो T होता है वो क्या होता है, T इनडायरेक्टली होता है, अरे हाँ इनडायरेक्टली मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, T के, और वो भी क्या होता है इसका भाई वर्गमूल होता है। तो यहाँ से जो T1/T2 हम लोगों ने निकाला है क्या होता है, इधर की पलट जाती है, मतलब G2/G1 हो जाएगा, G2/G1 हो जाएगा। IC पे हम लोग निकालना है T1 सेकेंड लोला का मान, यानी T1 का मान हम लोग को पता होना चाहिए कि 2 सेकेंड होता है भाई, ठीक। सेकेंड लोला का जो आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड होता है। अब यहाँ पे G की वैल्यू अलग अलग किया है, G का वैल्यू अलग अलग किया है, तो T2 का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ना। तो हमने ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, चलिए फटाक से कर देते हैं, कर लेंगे सब लोग ना, चलिए तो करते हैं। तो देखिए सॉल्व करिए, T2 का मान निकालना है, ठीक ना। T1 का मान दे दिया है, तो चलिए T1 बराबर कितना हो गया 2, T2 का वैल्यू निकालना है अंडर रूट G2 और G1। तो देखिए G1 का मान दिया है, क्या कह रहा है कि 9.81 मीटर पर सेकेंड के स्थान पे 4.36 हो जा रहा है, मतलब इसका मान दिया है कितना होना चाहिए, पहले होना चाहिए क्या, तो 9.81 इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसके स्थान पे बदल के जो G2 का मान हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, तो 4.36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक ना। यानी जो G1 का मान है इतना से बदल के इतना हो जा रहा है, वही मान रखते हैं। चलिए G का मान कितना, G2 का मान 4.36 बटा में G1 का मान 9.81 इतना हो गया। T2 का मान निकालना है, इधर से इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा T2/2 हो जाएगा, अब बटे में इधर का भी पलट जाएगा ना, यानी 9.81 बटा में 4.36। तो भाई दोनों तरफ दशमलव दो स्थान पे, तो दशमलव तो ऐसे ही गायब हो जाएगा, दशमलव तो ऐसे ही गायब हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, यानी उसमें भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अंडर रूट में 2.25, ठीक है। यानी इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, तो जो T2 आएगा तो इसका तो गुणा होगा ना, उसमें 2 में गुणा होगा, अब बटे में इसका इसमें भाग करेंगे तो आएगा 2.25। आप लोग भाग करके देख लीजिए, ठीक ना, मैं करूंगा तो वीडियो लंबा होने लगेगा। 2.25 आ गया, इतना आ गया, यानी 225 किसका वर्गमूल है भाई, किसका वर्गमूल है, दशमलव को छोड़िए, पहले देखिए 225 किसका वर्गमूल है, तो 15 का है ना, किसका है, 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 225 आएगा। देखिए वर्गमूल जैसे भी किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और उसका वर्ग करना हो, वर्गमूल नहीं, 225 का वर्गमूल 15 है, और किसी भी संख्या का वर्ग करना है और उसके अंत में 5 हो तो करने का तरीका क्या है, 5 का पहाड़ा बढ़ दीजिए, क्या 25 और 1 है, इसके अगला डिजिट देखिए 1 के बाद कौन सा आएगा, 2 आएगा, तो 1 का 2 में गुणा करिए तो 2, यानी 225 किसका वर्गमूल है, 15 का, लेकिन भाई दशमलव है यहाँ पे, यानी इसका मतलब 1.5 का है, यानी इसका वर्गमूल करेंगे, यानी 15 गुणे 15 करेंगे तो 225 आएगा। दशमलव कितने स्थान पे कटेगा, तो 2 स्थान पे, एक इसमें का 2 बार गुणा किए है ना, तो दशमलव 2 स्थान पे कटेगा, यानी 2.25 है, वो किसका वर्गमूल है, 1.5 का। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 2 गुणे 1.5, तो 15 दूना 30, तो दशमलव कट जाएगा, यानी 3 सेकेंड, 15 दूना 30, तो एक स्थान पे दशमलव रखेंगे तो 0 ऐसे ही गायब हो जाएगा, तो 3 सेकेंड आ गया। इतना क्लियर है। जैसे वर्गमूल वाली देख लीजिए, एक और मैंने बताया तो देखिए मान लीजिए 25 का स्क्वायर करना है तो इसके अंत में 5 है, तो लिख लीजिए क्या 25, और 2 के बाद कौन सा संख्या आता है 3, तो 2 तिया 6, 625 वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे ही मान लो 55 है, 55 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, 5 5 25, और 5 के आगे कौन सी संख्या आती है 6, 6 5 30, यानी जो 55 का स्क्वायर होगा 3000
25 होगा। तो ऐसे किसी भी संख्या के अंत में 5 हो और उसका स्क्वायर करना हो तो आसानी से बस 5 का पारा पढ़ दीजिए 25, यानी 5 का स्क्वायर कर दीजिए और जो उसका अगला डिजिट है उसके एक संख्या आगे से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो वही हम लोग का 225 का किसका वर्गमूल था, 1.5 का, और 1.5 में 2 से गुणा किए तो कितना आया, 3 सेकेंड। 30 आएगा लेकिन 0.1 स्थान पे काटेंगे तो 0 गायब हो जाएगा, तो 3 सेकेंड आ गया। तो चलिए ऑप्शन हम लोग बात कर लेते हैं ऑप्शन की। तो 50 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, बी नंबर, जो आपका 50 है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इतना समझ में आया सबको, सबको समझ में आ गया। जो T2 होगा यानी जहां पे जीवन का मान बदल के इतना हो रहा है वहां पे जो आवर्तकाल होगा 3 सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 सेकंड। और पृथ्वी पे सरल लोलक आवर्तकाल कितना होता है, 2 सेकंड। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 50 क्वेश्चन हो गए, सबको नोट करिएगा। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 51 नंबर सवाल। तो देखिए 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 51 कह रहा है कि 1 सेकेंड लोलक एक ऊंचे स्थान पे, सॉरी 50 नंबर पढ़ रहे हैं, 51 नंबर देखिए, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रयोगशाला में एक लोलक 30 दोलन प्रति सेकेंड कर रहा है, इससे उत्पन्न ध्वनि तरंगे होंगी। यानी जो दोलन है, लोलक है, वो दोलन कर रहा है 30 दोलन प्रति सेकेंड, तो उससे जो तरंगे उत्पन्न होगी वो कौन सी होगी, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होंगी, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी, प्रस्रव्य तरंगे उत्पन्न होगी या अपसृग्य तरंगे उत्पन्न होंगी। तो देखिएगा कोई भी लोलक है या लोलक है वो दोलन कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, 30 दोलन प्रति सेकेंड कर रहा है, यानी ऐसे ऐसे कर रहा है दोलन ये, ठीक ना। तो करेगा तो ये क्या होगा, ऐसे दोलन करने से जिसके इसके जो आसपास की वायु होगी उसमें संपीड़न और विरलन उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपीड़न और विरलन उत्पन्न हो जाएगा। जैसे इधर की ध्वनि ऐसे ऐसे चलकर फिर ऐसे ऐसे हो जाएगी, यानी संपीड़न विरलन हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संपीड़न और विरलन। तो ये क्या होती है, इससे जो संपीड़न और विरलन होती हैं ये क्या होती हैं, ध्वनि तरंगों में उत्पन्न होती हैं। यानी जो सेकेंड लोलक है जो 30 दोलन प्रति सेकेंड कंपन कर रहा है, तो इससे क्या होती हैं, ये दोलन करेगा तो इसके आसपास की वायु क्या हो जाएंगी, संपीड़ित और विरलित हो जाएंगी। मतलब संपीड़न और विरलन के रूप में क्या होगी, आगे बढ़ने लगेंगी, और इससे जो उत्पन्न ध्वनि तरंगे होती हैं वो ध्वनि तरंगे उत्पन्न हो जाती है। मतलब इससे ध्वनि कुछ ध्वनि टाइप का सुनाई देने लगा। जैसे आप भी देखे होंगे, जैसे डोरी बांध देते हैं और उसको ऐसे कंपन करा के छोड़ देते हैं तो वो आसपास की वायु को संपीड़ित और विरलित कर देती है, तो इससे आप लोगों को ध्वनि सुनाई देता होगा। जैसे ऐसे बजाते हैं तो उससे ध्वनि सुनाई देती है। जैसे गिटार ही आप लोग बजाते हैं तो वो कंपन करता है ना, दोलन करने लगता है, तो जैसे जैसे ही मारते हैं तो उससे क्या निकलती है, ध्वनि निकलती है। यानी उससे आसपास की वायु जो होती है संपीड़ित और विरलित हो जाती हैं, तो क्या सुनाई देता है, ध्वनि सुनाई देता है। तो क्या इसका मतलब क्या होती है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। तो जो आपका 51 नंबर सवाल है उसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 51 नंबर जो सवाल है इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। कौन सी ध्वनि उत्पन्न होंगी, तो ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी। क्या होंगी, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होंगी। इतना सबको समझ में आया, समझ पा रहे हैं आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। बहुत ही छोटे छोटे हैं, इसको ऐसे ही देखिए, इसी क्वेश्चन के साथ देखिए। कह रहा है 52 नंबर कि जब ध्वनि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो बदलता है। भाई जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या क्या बदलता है। मैंने ध्वनि की प्रॉपर्टी यानी ध्वनि के महत्वपूर्ण तथ्य बढ़ाए होंगे, तो उसमें ये टॉपिक आया होगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी कौन कौन सी चीज बदल जाती है और कौन सी चीज नहीं बदलती है। तो उसमें बताया होगा कि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल और तरंगदैर्ध्य बदल जाती हैं, लेकिन उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसमें देखिए ऑप्शन तरंगदैर्ध्य, आवृत्ति, आयाम, इनमें से कोई नहीं। तो आवृत्ति तो बदलती नहीं है, हम लोग को बदलता क्या है, तो चाल और तरंगदैर्ध्य। तो चाल दिया नहीं है, ऑप्शन में तरंगदैर्ध्य दिया है। तो जो हम लोग का 52 है, क्वेश्चन नंबर 52 जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, उसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। यानी उसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी, बदल जाएगी। ठीक है, यानी जब सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम, यानी माध्यम चेंज कर रही है तो उसकी तरंगदैर्ध्य बदल जाएगी। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं 53 नंबर सवाल की तरफ, इसको सुनिएगा। 53 नंबर सवाल देखिए,
कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत गर्तों की मध्य दूरी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे क्या होती हैं भाई? तो यही ना, जो तरंगे ऐसे ऐसे चलती हैं, यही अनुप्रस्थ तरंगे है ना, यही अनुप्रस्थ तरंगे, इसी में श्रृंग और गर्त होता है। तो कह रहा है कि दो क्रमागत गर्त, जैसे ये गर्त है तो इसके ये वाला गर्त, यानी इसके बीच की दूरी क्या होती है? तो भाई हम लोग की लेमडा होती है। लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य होती है। दो श्रृंगों की बात करें, क्रमागत श्रृंगों की, जैसे इसके बाद ये आ रहा है तो इसके बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य होती है। तो दो क्रमागत श्रृंगों अथवा दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी हम लोग की क्या होती है? तरंगदैर्घ्य होती है। इसने हम लोग तरंगदैर्घ्य की परिभाषा में पढ़ा है। तो क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि अनुप्रस्थ तरंगे यही होती हैं, इनके दो क्रमागत गर्तों की मध्य की दूरी, यानी दो क्रमागत, यही हम लोग का क्या है? गर्त है। यही क्या है? हम लोग का गर्त है। तो दो क्रमागत गर्तों के बीच की दूरी क्या होती है? लेमडा यानी तरंगदैर्घ्य होती है। यही पूछते दो श्रृंगों यानी क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी क्या होती है? तो तरंगदैर्घ्य होती है। तो ऑप्शन नंबर 53 का कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी जो 53 नंबर सवाल है आपका, 53 नंबर का, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। इतना क्लियर है? आसान है ना? ये ऑप्शनल है, बस ऐसे ही मार सकते हैं आप लोग। और इतना तो आप लोग को याद भी होगा, क्योंकि लेक्चर आप लोग देखे होंगे, यदि लेक्चरर की वीडियो देखे होंगे इस लेसन का, जो बच्चे पढ़े होंगे या जो नहीं भी पढ़े होंगे वो भी मार सकते हैं भाई इसको, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं, आप लोग 9th 10th 11th 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ, 54 नंबर सवाल की तरफ। 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है, देखिएगा आप लोग, मैं पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। कह रहा है कि जो वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने पर ध्वनि का वेग पहले से हो जाएगा, यानी जल है, जल में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने का मतलब उसका ताप बढ़ा रहे हैं, यही ना। मान लीजिए भाई कोई ठंडा जल है, उसमें जलवाष्प यानी गर्म जल डालेंगे तो क्या होगा? उसका ताप बढ़ेगा ना, यानी ताप बढ़ा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ध्वनि की वेग क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा हाल ही में कि जो v होता है प्रोपोर्शनल होता है t के अंडर रूट के, मतलब जो ध्वनि की चाल होती है वो ताप के समानुपाती होती है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग क्या होगा? बढ़ेगा, यदि ताप घटाएंगे तो ध्वनि का वेग घटेगा। तो भाई जल में हम लोग जलवाष्प डाल रहे हैं, यानी उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि जो उसकी चाल होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो 54 का ऑप्शन नंबर आप ऐसे ही मार सकते हैं, क्या होगा? कम होगा, पहले जैसा रहेगा, इनमें से कोई नहीं अधिक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है अधिक हो जाएगा। तो 54 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो रहा है? मैच कर रहा है, ए यानी अधिक हो जाएगा। इतना क्लियर है? 54 नंबर सवाल हो गया, क्या होगा? अधिक हो जाएगा। कब भाई? ये याद रखिएगा कि जो v होता है t के डायरेक्टली होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, यानी ताप बढ़ाएंगे तो वेग बढ़ेगा, ठीक ना। कह रहा है 55 नंबर, 44 हो गया, ऑप्शन नंबर ए मैच करा लिए। चलिए देखते हैं 55 नंबर, जो कि आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे का क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। तो देखिए इस क्वेश्चन का, अरे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सुनिएगा। कह रहा है कि 55 नंबर सवाल, ठीक है, कौन सा है? 55 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस आवृत्ति को सुन सकता है? जो चमगादड़ है किस आवृत्ति को सुन सकता है? तो देखिएगा भाई, चमगादड़ के बारे में बता देते हैं। चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है, लोग कहते भी हैं और ये हकीकत भी है कि रात में चमगादड़ को दिखाई नहीं देता है। तो भाई वो उड़ती कैसी हैं? उड़ती कैसी हैं? तो देखिएगा क्या करती हैं चमगादड़, क्यों जब वो उड़ना शुरू करती हैं तो वो अपने पंखों को इतनी तेजी से, मतलब अपनी पंखों से इतनी आवृत्ति की, अब बता दे रहे हैं अभी, कि जो उनकी पंखें होती हैं, पंखों से वो पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं। कौन सी तरंगे उत्पन्न करती हैं? पराश्रव्य तरंगे। और पराश्रव्य तरंगे की आवृत्ति क्या होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, यानी वो अपनी पंखों से 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की क्या करती हैं? ध्वनि तरंगे उत्पन्न करती हैं। और वो ध्वनि तरंगे जैसे जब उड़ती हैं तो आगे, जैसे मान लीजिए कोई पर्दा आ गया, दीवार आ गई, तो वो जो उनके पंखों से ध्वनि निकल के जाती है उससे टकरा कर पुनः उन्हें सुनाई देती है, तो इससे उनको आभास हो जाता है कि आगे कोई चीज है, तो कट जाती हैं। तो इस तरह क्या करती हैं चमगादड़? रात में उड़ती हैं, वो अपनी पंखों से प्रसरव्य तरंगे उत्पन्न करती हैं, जिनकी आवृत्ति क्या होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है। और उसी की प्रतिध्वनि से वो क्या होती हैं? उड़ती है रात को।
तो जो चमगादड़ होती है किस प्रकार की ध्वनि को सुन सकती हैं, तो प्रस्रव्य तरंगे, और प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो इसलिए जो आपका 55 नंबर है उसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति को क्या कर सकती हैं, सुन सकती हैं। इतना समझ में आ गया। जो चमगादड़ होती है अपनी पंखों से प्रस्रव्य तरंगे क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, और उसी के माध्यम से वो क्या करती हैं, उड़ती हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। यदि वीडियो समझ में ना आया हो, क्वेश्चन कोई समझ में ना आया हो, तो उसको 1-2 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो लोग चैनल पे नए होंगे, ठीक है, जो लोग चैनल पे नए होंगे वो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा, जिससे हम लोग जो भी नई वीडियो अपलोड करेंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।